हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल। एंड आज का जो टॉपिक है जीएसटी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले तो एक बार थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज़ के टाइम के बारे में बात हो रही है, कुछ टाइम रेफर हो रहा है किस चीज़ का, सप्लाई का। और सप्लाई क्या होती है? सप्लाई दो पार्ट्स में हो सकती है, या तो आप सप्लाई करते हो गुड्स या फिर आप सप्लाई करते हो सर्विसेज। तो यहाँ गुड्स में बात हो रही होगी या फिर सर्विसेज में बात हो रही होगी। तो पॉइंट ये है, ये क्यों चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ प्रोफेशनल, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम से मुझे पता चलता है कि मेरी लायबिलिटी कब है, लायबिलिटी जीएसटी की कब अराइज हो रही है, ये मुझे पता चलता है इस चैप्टर के थ्रू। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इन दैट केस क्या होगा कि आपको लगेगा कि मेरे को जमा कराना है इस डेट पे, एंड हो असली में किसी और डेट पे होना चाहिए था। तो इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी, फाइन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि लायबिलिटी कब अराइज होती है जीएसटी पे करने की। तो टाइम वाइज एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको और बेटर समझ आएगा। लेट अस से एक शॉप है, अभी कुछ आप बनाना मत, अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, समझो। जो आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपको मिले होंगे, हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैं यहाँ से समझाऊंगा, फिर आपको हैंड रिटन नोट्स से भी एक बार क्लियर करा दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। तो मिस्टर ए आया मेरी शॉप पे लेटेस्ट से 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को शॉप पे आया मिस्टर ए, एंड मैंने इसको कुछ गुड्स वगैरह प्रोवाइड करे। अब क्योंकि ये मेरी रेगुलर पार्टी है तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया, अभी इनवॉइस मैं आपको 2 से 3 दिन में इशू कर दूंगा। अभी मशीन वगैरह काम नहीं कर रही है या लाइट गया हुआ है, तो मैंने बोला इनवॉइस में आपको बाद में इशू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन गुड्स के रिगार्डिंग जो इनवॉइस था, इनवॉइस मैंने इशू करा है लेटेस्ट से 3 अगस्त को। तो आप मेरे पास आए थे सामान लेने 30 जुलाई को, एंड उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको इनवॉइस इशू किया है वो क्या है 3 अगस्त को। अब पॉइंट ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाए। हम कब मानेंगे कि सप्लाई हो गया है? क्या हम तब माने जब मैंने आपको गुड्स दिए यानी कि 30 जुलाई, या फिर हम तब माने जब इसके रिगार्डिंग इनवॉइस इशू हुआ था यानी कि 3 अगस्त? तो यहाँ 2 डेट्स हैं, 30 जुलाई या 3 अगस्त। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई लेटेस्ट से अगर आप बोलते हो कि सर 30 जुलाई है, टाइम ऑफ सप्लाई 30 जुलाई है, उस दिन मैंने उसको गुड्स दिए, तो मैं यही मानूंगा। इन दैट केस आपको नेक्स्ट मंथ की जो 20th डेट होती है आपको जीएसटी जमा कराना होता है। यानी कि लेटेस्ट से जो जुलाई में आपने जितना भी जीएसटी कलेक्ट करा है सामान बेच के, वो जीएसटी का पोर्शन गवर्नमेंट के पास जमा कराना होता है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड लेटेस्ट से आप कहते हो कि नहीं सर, इनवॉइस तो मैंने 3 अगस्त को दिया है, तो मैं 3 अगस्त मानूंगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन दैट केस इसकी नेक्स्ट मंथ की 20th विच इज 20th सितंबर। तो इसने टाइम ऑफ सप्लाई समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर जुलाई बोलोगे तो जमा कराना है 20th अगस्त तक, एंड अगर आप बोलते हो कि 3 अगस्त है मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, इन दैट केस जमा कराना है उसका जीएसटी 20th सितंबर तक। तो अगर क्लैरिटी ही नहीं होगा रियल लाइफ में तो क्या होगा कि आप सोच के बैठोगे कि यार 20th को जमा कराना है सितंबर, कराना चाहिए था 20th अगस्त तक। तो यहाँ से इतने का इंटरेस्ट लग जाएगा आपके ऊपर। तो ये प्रैक्टिकल रेलिवेंस है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को जैसे आप देख सकते हो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज में। अब मैं एक बार आपको नोट से दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है नोट्स में। ये रहे वो नोट्स जो आई होप आपके पास होंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई वही सेम चीज़ यहाँ लिखी है, गुड्स सर्विसेज, एंड टाइम का रेलिवेंस क्या है?
डिटर्मिन्स द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन लायबिलिटी अराइजेस। तो लायबिलिटी कब अराइज हो रही है वो टाइम है, और वही जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये रहा 20th अगस्त 20th सितंबर। सो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का जहाँ जितना भी डिटेल में दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई वो है सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एंड सर्विसेज है सेक्शन 13 में। तो गुड्स 12 सेक्शन और सर्विसेज का है सेक्शन 13। ये दोनों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि है इन केस ऑफ गुड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग सर्विसेज को कवर करेंगे। नोट्स में आपका A to Z कंप्लीट दिया हुआ है, सिर्फ सुन लो एंड देन आपको नोट से भी मैं करा दूंगा, बस समझते जाना पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुड्स के बारे में। तो गुड्स के लिए ना गवर्नमेंट कहती है कि देखो हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, हम 3 इवेंट आपको बता रहे हैं, इन 3 इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले हो गया, जो भी सबसे पहले हो गया, हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई वही बना देंगे। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो एक्चुअल इनवॉइस डेट, किस दिन आपने एक्चुअली इनवॉइस इशू करा है, कब तक हो जाना चाहिए था, लास्ट डेट, और लास्ट डेट कहाँ दी हुई है? अंडर सेक्शन 31। क्या है अभी समझेंगे वहाँ पे। तो लास्ट डेट कब तक हो जाना चाहिए था, उससे पहले अगर एक्चुअली करा दिया वेल एंड गुड, एंड लास्ट आया रिसीट ऑफ पेमेंट, और अगर उससे पहले पेमेंट ही मिल गया सबसे पहले तो उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो 3 चीज़ें हैं, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, कब करा है, और पेमेंट आपको कब मिला है। इनमें से कुछ भी पहले हो गया, सबसे पहले जो भी होगा वो आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट ये है कि सर ये लास्ट डेट क्या है, सेक्शन 31 में क्या लिखा हुआ है लास्ट डेट के रिगार्डिंग। तो लास्ट डेट को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो गुड्स में या तो मूवमेंट इन्वॉल्व है या फिर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। क्या होता है अभी समझेंगे इसको। अब बात यह है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सामान मंगाते हैं, तो वहां से गुड्स की मूवमेंट होती है। जहां पे आपका सप्लायर बैठा हुआ है वहां से गुड्स का मूवमेंट होता है मेरे घर तक। तो यहाँ पे जो सप्लाई होता है वहाँ मूवमेंट इन्वॉल्व है, एंड कहीं ऐसा होता है जहाँ मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी खुद शॉप पे जाते हो सामान खरीदने, किसी शोरूम जाते हो सामान खरीदने, तो वहाँ पे भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, बट वहाँ मूवमेंट नहीं होता गुड्स का, वहाँ बायर जो हो गया रिसीव वो खुद आता है कलेक्ट करने। तो इसलिए यहाँ बोला डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो गुड्स को 2 पार्ट में बांटा गया, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जैसे होम डिलीवरी वगैरह, एंड या फिर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट जहाँ पे आप खुद जाके सामान लेते हो। तो पहले तो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है इसको। अच्छा, तो ये तो अभी ये हो गया 2 पार्ट्स में क्या बांटा है। अब यहाँ समझते हैं इसी चीज़ को डायग्रामेटिक फॉर्म में ये रहा। तो अभी सिर्फ समझते जाओ आराम से। देखो, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। तो वही जो सबसे पहले होगा इनमें से कुछ भी हुआ। क्या पहला क्या था? एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब एक्चुअली आपने उसको इशू करा है। लास्ट डेट कब तक हो जाना चाहिए था, ही वॉज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। फिर इसमें हमने 2 पार्ट्स देखे। पहला क्या आ गया, इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड दूसरा डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। अच्छा, अब अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो देखो, जब अमेज़ॉन से सामान मेरे घर पे आता है तो क्या वो मेरे घर पे आके तब बिल इशू करता है या अपने साथ लेके आता है बिल को, या पहले से ही मेरे मेल पे आ जाता है? तो पहले से ही आ जाता है, मेरे को आने के बाद तो नहीं इशू होता। इसलिए बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स में कब तक हो जाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रेसिपिएंट। तो जब उस पर्सन ने, जब सप्लायर ने अपने गोडाउन से सामान भेजा होगा यहाँ पे,
सप्लायर ने वहाँ से ट्रांसपोर्ट करा होगा सामान, तो उस टाइम पे उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, उसके बाद नहीं। तो लास्ट डेट उसके लिए क्या होती है, जब वो रिमूव करता है गुड्स। क्यों रिमूव कर रहा है, फॉर सप्लाई टू रेसिपिएंट। अच्छा, अब जहाँ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, उस केस में क्या बोलता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट। और डिलीवरी टू रेसिपिएंट क्या है, रेसिपिएंट तो खुद ही चल के आ रहा है ना दुकान पे कि भैया मेरा सामान दे दो। तो क्या हो गया, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस टाइम पे आप या उससे पहले आप इनवॉइस को इशू कर दोगे। तो ये लास्ट डेट्स हैं, तो बोलता है इस टाइम तक हो जाना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आप करो, ऐसा इनवॉइस हो सकता है कि आप बाद में कर रहे हो, बट एक्ट के हिसाब से बोलता है इस टाइम तक हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो था सेक्शन 31 दो पार्ट्स में बांटा हुआ। देन जो लास्ट आया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर। तो सप्लायर, मैंने आपको गुड्स सप्लाई करे, तो मेरे को जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा वो वाली डेट। अब यहाँ पे ना मेरे को पेमेंट रिसीव करने के लिए दो पार्ट्स में बांट रहा है। रिसीट ऑफ पेमेंट को इसने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। क्या बांटा हुआ है, देखो, एक होगा कि जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूँगा कि मेरे को पेमेंट आ गया पार्टी से, तो बैंक से के थ्रू मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी। एक तो ये पार्ट होता है। एक होता है कि कब मेरे बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो दो अलग अलग बातें हैं। एक है कि आप जहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो उस चीज़ की, एंड एक है वो कब मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है पैसा। तो इनमें से जो भी पहले हो जाए, यानी कि विच एवर इज अर्लियर। तो बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं, बट आपने बुक्स में एंट्री कर दी, तो आ जाएगा ऑब्वियसली। आपने बुक्स में एंट्री क्यों करा है, क्योंकि आने वाला है पैसा, तो हम उसी को मान लेंगे। मान लो पैसा आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है बैंक अकाउंट में, आपने एंट्री अभी तक नहीं करी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसको मान लेंगे फिर। तो इन मिला के अब यहाँ देखते हैं, ये वही सेम डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर एंड डेट ऑन विच पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो इन सब में से जो सबसे पहले हो गया, अर्लीस्ट, इनमें से जो सबसे पहले हो गया वो बन जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। तो इस स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बनाया, आपने सिर्फ डेट्स को पुट करना है एंड आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी डेट मेरी सबसे पहले आ रही है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एग्ज़ाम में आप ये डायग्राम डेफिनेटली बना सकते हैं, बट आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, इन्हीं वर्ड्स को एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आप एक बार इनको देख लीजिए, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बेसिकली हमें सिर्फ इसमें फिट करना है, उस डायग्रामेटिक चार्ट जो है उसमें हमें फिट करना है और आंसर अपने आप निकल आएगा हमारे सामने। गुड्स का रिमूवल कब हुआ है, 21 जैन। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 18 जैन, यानी कि रिमूवल से पहले ही हो गया। अब मेरे को ना रिमूवल से यही समझ आ गया, रिमूवल से क्या क्या मतलब है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, सामान की मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट उस टाइम पे या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, जो कि हो गया है, बिल्कुल 18 को हो गया, उससे पहले ही हो गया है। ओके, पेमेंट मेरी बुक्स में मैंने एंटर करा है 28 जैन एंड पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है 31 जैन को, यानी कि 28 को मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करी और 31 तक क्रेडिट हो गया। तो हम तो इनमें से विच एवर इज अर्लियर देखते हैं, हमें तो इन सब में से ही इनफैक्ट सबसे अर्लियर देखना है। एंड पूछ रहा है आपसे टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, वही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे। तो एक्चुअल डेट है 18th, जो मेरी एक्चुअल डेट है, कब तक हो जाना चाहिए था वो क्या है, रिमूवल 21st, एंड पेमेंट के लिए 28th को आपने एंट्री करी, 31st को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो इनमें से विच एवर इज अर्लीस्ट, तो वो क्या निकल गया आगे आपका 18th जैन 2018। आए समझ में? तो आई होप इससे आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी एग्जाम्पल के थ्रू के कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो पहले ना आपको क्वेश्चन में वो वैल्यूज़ को अलग करना है, वो डेट्स को अलग करना है कि कब, सिंप्लिसिटी के लिए कि कब कौन सी डेट को क्या हुआ है, एंड देन उसमें देखना है विच एवर इज अर्लीस्ट।
एंड लॉजिक हमने पूरा समझा पीछे कि क्या गवर्नमेंट का व्यू है कि ऑब्वियसली टाइम ऑफ सप्लाई जब अर्ली हो जाएगा तो जीएसटी जल्दी जमा कराना पड़ेगा ना। तो सरकार को अगर लेना है जीएसटी तो वो क्या बाद में लेगी या पहले से पहले लेगी, तो विच एवर इज अर्लीस्ट पे लेगी आपसे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे वही सेम अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, रिमूव कब हुआ है गुड्स? 15 अप्रैल। इनवॉइस कब इशू हुआ है? 25 को, यानी कि हो जाना चाहिए कब तक था? 15 को ही हो जाना चाहिए था, बट आपने करा कब है? 25 को, यानी कि उसके बाद। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस आ गई है लास्ट डेट के बाद आ रही है। ओके, बुक्स में एंट्री कब हुई है? 28 अप्रैल, एंड देन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए 29 अप्रैल को। वही सेम तरीके से मैंने अप्लाई करा यहाँ पे। तो इशू कब हुआ है? 25 को। रिमूवल और लास्ट डेट क्या होनी चाहिए थी इसकी? 15 इसकी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। और पेमेंट आपको हुई 28 एंड 29। तो विच एवर इज़ अर्लीस्ट, तो इसमें अर्लीस्ट आपका बन जाएगा 15/4/2018। तो 15 अप्रैल 2018 तक हो जाना चाहिए था। तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा अप्रैल, एंड आपको जमा कराना पड़ेगा अगले महीने यानी कि मई में। ओके, तो ये तो बेसिक सारी बात हम लोगों ने डिस्कस करी टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, अब वो एक बार समझ लेते हैं। देखो, अब हुआ क्या, मान लो मैं गया एडिडास की शॉप पे, मिस्टर ए एडिडास जाता है, इसने ₹1500 दे के एक वाउचर खरीदा है। वाउचर खरीदा है एडिडास का फॉर ₹2000। तो 1500 दे के 2000 रुपीज़ का मैं वाउचर मुझे मिल गया है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अब एडिडास ने क्या बोला कि सर यूज़ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना रिडीम होगा ओनली अगेंस्ट शूज़। तो एडिडास में जो शूज़ आप खरीदोगे अगर, उसी के अगेंस्ट ये वाउचर रिडीम हो सकता है, और क्लोथिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेसरीज वगैरह में नहीं यूज़ होगा, सिर्फ यूज़ होगा आपके शूज़ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब बिग बाज़ार आया, मिस्टर ए भाई बिग बाज़ार गया है, फिर इसने ₹1500 में इसको एक वाउचर मिल गया है ₹2000। एंड अब बिग बाज़ार वाले क्या बोले, सर आप इसको रिडीम कर सकते हो एनी गुड्स, किसी भी हमारे जो बिग बाज़ार में तो बहुत सारा सामान होता है, तो बोलते बिग बाज़ार के किसी भी प्रोडक्ट पे आप इसको रिडीम कर सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। पॉइंट ये है, दोनों में ना एक डिफरेंस ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ शूज़ के अगेंस्ट था, और यहाँ पे किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग है। अब पॉइंट ये है, कहने का मतलब ये है कि जब एडिडास आपको ये वाला वाउचर देता है, तो एडिडास को पता है उस टाइम पे कि ये वाउचर किसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। मुझे आज पता है कि मेरा कस्टमर इसे शूज़ के रिगार्डिंग ही इसको यूज़ करेगा और किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता। तो यानी कि ये जो वाउचर है ये है आइडेंटिफाइबल, बिकॉज आपको आज पता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब आप उसको वाउचर देते हो आपको पता है ये किन गुड्स के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये आइडेंटिफाइबल है। बट बिग बाज़ार जब मेरे को वाउचर देता है तो बिग बाज़ार वाले को थोड़ी पता है कि मैं कब इस कौन से गुड्स के अगेंस्ट इसको यूज़ करूँगा, उसे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो ये अभी है नॉन आइडेंटिफाइबल, तो ये नॉन आइडेंटिफाइबल है। हमारा मोटिव जो ये पढ़ने का है वो ये है कि जीएसटी की इसमें लायबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब इस केस में तो आपको पता है कि ये शूज़ के अगेंस्ट है, यहाँ आपको नहीं पता है। तो ये दो केसेस हो गए, आइडेंटिफाइबल होगा या नॉन आइडेंटिफाइबल होगा। तो अगर आइडेंटिफाइबल है, आपको पता है कि शूज़ के रिगार्डिंग है, तो आपने जो ये कलेक्ट करा है 1500, इस पे जीएसटी का जो रेट लगेगा
परसेंट लगेगा वो लगेगा शूज़ का, क्योंकि आपको पता है ये शूज़ के रिगार्डिंग है, तो शूज़ का जो जीएसटी का रेट होगा वही अभी लग जाएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जब आपने इसको इशू करा, तो आइडास जब आपको इशू करेगा उसी टाइम हम मान लेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है, एंड डिपेंडिंग फिर उसको नेक्स्ट मंथ आपको जमा कराना पड़ेगा। पैसा तो है ही उसके पास वाउचर में 1500 रुपीज़, उसके ऊपर उतना परसेंट जो शूज़ पे लगता है वो उसको नेक्स्ट मंथ जमा कराना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफाइबल है। नॉन आइडेंटिफाइबल में पंगा ये है कि सर आज तो मुझे पता ही नहीं ना कि वो कौन से के अगेंस्ट यूज़ करेगा, तो मैं कौन सा रेट लगाऊं। तो बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, नॉन आइडेंटिफाइबल है, हम समझते हैं, इशू के टाइम पे आपको नहीं पता, बट जिस दिन ये रिडीम करने आएगा, जब ये रिडीम करने आएगा वाउचर को, उस दिन तो आपको पता है ना कि कौन से गुड्स के अगेंस्ट यूज़ करेगा ये, तो उस दिन मान लेंगे हम लोग इसका टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको ठीक है इशू करते टाइम नहीं पता था, बट रिडीम करने के टाइम पता है, तो अगर आइडेंटिफाइबल है तो हम उसी टाइम मान लेंगे जब आपने इसको इशू करा, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन ये रिडीम करने आएगा उस दिन हम मान लेंगे इसकी टाइम ऑफ सप्लाई। आए समझ में? तो अब इसी चीज़ को एक बार नोट्स से हम लोग कवर करते हैं। वही नोट्स में सेम बना हुआ लिखा है। वाउचर्स के केस में केस 1 है, केस 2 वही एडिडास का एंड बिग बाज़ार का केस है, राइट। तो सप्लाई 2 पार्ट्स में हो गया, एडिडास वाला आइडेंटिफाइबल एंड ये नॉन आइडेंटिफाइबल, एंड देन ये वो रहा वाउचर 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ बांट दिया उनको, आइडेंटिफाइबल होगा एंड नॉट आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल है तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर तो क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, एंड इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिफाइबल तो जिस दिन वो रिडीम करना आएगा, यानी कि डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो उस डेट पे हम मान लेंगे कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है, एंड देन अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ के 20th तक आपको उस पर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। तो ये तो डिस्कशन था वाउचर्स का। अब एक डिस्कशन आता है अगला, एक्सेस पेमेंट। अब ये समझते हैं एक्सेस पेमेंट क्या है। लेट अस से एबीसी कंपनी है, ये मिस्टर ए है। तो एबीसी कंपनी ने मेरे को कोई सर्विस दी थी, एंड उसका जो इनवॉइस बना है लेटेस्ट से वो बना है 9000 रुपीज़ का, एंड मिस्टर ए ने जो पेमेंट कर दिया है वो लेटेस्ट से कर दिया 9600 का। तो किसी रीज़न से लेटेस्ट से उसको लगा कि 9600 एंड गलती से उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है, यानी कि हो गया है एक्सेस पेमेंट। अब एक्सेस पेमेंट के लिए क्या बोलता है कि इस 96 को ना मैं 2 पार्ट्स में बांटता हूँ, एक है 9000 एंड एक है 600 बीइंग एक्सेसिव। तो 9000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो वैसा ही चलेगा जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी 3 कंडीशन देखी थी, इनवॉइस इशू, सेक्शन 31, वो सेम ही चलेगा। हमारा यहाँ पे जो पर्पस है ना, हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो 600 एक्सेसिव पेमेंट आ गया है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 9000 का तो सेम चलेगा जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस करा है। 600 के लिए क्या बोलता है कि देखो आपके पास ना एक ऑप्शन है, आप ऑप्शन किसके पास, यानी सप्लायर। तो सप्लायर को हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि देखो ये ऑप्शन कब तक है आपके पास, जब तक एडवांस जो है एक्सेस पेमेंट आपको अप टू ₹1000 है, यानी कि 1000 से ज़्यादा नहीं है, 1000 या उससे कम है तो अमाउंट छोटा है। तो बोलता है अगर एक्सेस पेमेंट हुआ है और 1000 से कम है तो आप ना, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या एडजस्ट कर सकता हूँ मैं सर? या तो एक काम करो, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले लो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो जिस इनवॉइस के रिगार्डिंग ये एक्सेस पेमेंट आया है आप उसी इनवॉइस की डेट ले लो कि ठीक है उसी के अकॉर्डिंगली इसको आप जमा करा दो, इसके ऊपर जीएसटी कंपोनेंट। नहीं कराना तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जब आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है तो उसकी डेट ले लो। तो ये आपके पास ऑप्शन है।
तो चाहो तो डेट ऑफ इनवॉइस ले लो, तो उसके अगले महीने की 20th तक जमा करा दो, या फिर जिस आपको मिला था उस डेट के अगले महीने की जो 20 तारीख है वहाँ तक जमा करा दो। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। बट एक्सेस पेमेंट कितना, अप टू ₹1000। अगर एडवांस एक्सेस पेमेंट आपको 1000 से ऊपर का मिला है, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको फिर सीधा सीधा रिसीट ऑफ पेमेंट के हिसाब से जमा कराना पड़ता है। तो ये सिर्फ सप्लायर को ऑप्शन तब है जब 1000 रुपीज़ से कम है, तो जिस इनवॉइस के रिगार्डिंग एक्सेस पेमेंट हुआ है उसकी डेट, या फिर जिस दिन आपको ये पैसा मिला। ऑप्शन है किसी को भी टाइम ऑफ सप्लाई मानते हुए अगले महीने आप जमा करा दो। तो वो ये वाला पार्ट था। अब इसको एक बार इधर देख लेते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सेसिव पेमेंट, एंड वहीं सेम डेट ऑफ पेमेंट ले लो या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन कब तक है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक अप टू ₹1000 है। 1000 से ऊपर होते ऑप्शन नहीं है, फिर तो कंपल्सरीली आपको डेट ऑफ पेमेंट बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा अपने पास। अच्छा, अब आया नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले तो ये समझते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता क्या है। अच्छा, अब लेटेस्ट से ABC कंपनी, मेरी अपनी लेटेस्ट से कोई शॉप है, ABC कंपनी मेरे को वाटर कैंस बेचती है। वाटर कैंस होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे बिस्लरी एक्वाफिना के बड़े कैंस होते हैं, तो ये मेरे को सप्लाई करता है। तो ये तो मेरे को डेली बेसिस पे चाहिए होता है। तो इनके साथ मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं बोला हुआ है कि देखो यार, मेरे को ना डेली नीड बेसिस पे आप भेज दिया करो, मैं आपको बता दूंगा मेरे को कितने चाहिए, आप डेली मेरे को भेजते रहा करो। अब डेली का क्या, बार बार आप इनवॉइस बनाओगे, मैं डेली बेसिस पे पेमेंट करूँगा। एक काम करते हैं, आप ना, हम एक पीरियड सेट कर लेते हैं, एक पीरियड सेट कर लेते हैं कि इस पीरियड पे आप अपनी पेमेंट ले लोगे, इतना अमाउंट मेरे को बता दोगे कितने वाटर कैन आपने सप्लाई करे, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको पे कर दूंगा। रोज़ रोज़ क्या करना, तो पीरियड कुछ भी हो सकता है, हफ्ता, 10 दिन, वटेवर, वो पार्टीज म्यूचुअली जैसे भी अग्री करें, कोई भी पीरियड हो सकता है। लेकिन मैं इसको मंथली ले रहा हूँ। तो मेरा जो ABC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग वाटर कैंस, वो ये है कि आप मेरे को डेली बेसिस पे सप्लाई करोगे, एंड हर मंथ के एंड में आप ना मेरे को एक स्टेटमेंट भेजोगे, एक इनवॉइस भेजोगे, एंड उसमें आप मेरे को बताओगे कि आपने इस महीने ओवरऑल मुझे कितने वाटर कैन सप्लाई करे हैं, एंड पर सब क्या रेट होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इसे बोला जाता है, ये है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कंटिन्यूस इसलिए बोला जा रहा है इसको, रीज़न बीइंग क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता रहता है। इसके लिए सेपरेट इन्वॉइसेस इशू नहीं होते, ये एक ही इन्वॉइस के अंदर चलता जाता है, इसलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब पॉइंट ये है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने। ये जितने वाटर कैन में डेली बेसिस पे आपको दे रहा हूँ, अब बात ये ना, ये तो डेली आया जा रहा है, तो ऐसे तो डेली मेरे को डेली के हिसाब से GST का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जब ये पीरियोडिकली जो स्टेटमेंट इशू हुआ है तब, या फिर जब इसने इसका पेमेंट करा हो। तो जब भी आप पीरियोडिकली उसको स्टेटमेंट भेजोगे, जो प्रैक्टिकली में एक्चुअली इनवॉइस होता है, तो उसको मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि एक्चुअली अगर आप ध्यान से सोचो ना, वही लॉजिकल है। डेली बेसिस पे अगर मैं आपको वाटर कैन सप्लाई करूँ तो डेली बेसिस पे मेरे को GST का हिसाब रखना पड़ेगा। तो इससे तो बेटर क्या है कि मंथ एंड में 10 डेज़ के एंड में मैं आपको एक इनवॉइस, एक स्टेटमेंट बना के दे दूंगा, फिर उस पर इकट्ठा GST जाके जमा करा लाऊंगा। ये होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अब एक बार यहाँ से कवर कर लेते हैं इसको नोट्स के साथ साथ भी। तो जितना आपके नोट्स में है सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वही ABC वाटर कैंस देता है, एंड ऑफ मंथ में आपको इनवॉइस देता है, लेटेस्ट से 30 वाटर कैंस 100 रुपीज़ से 3000। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में, बिफोर
और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, वही मंथ के एंड में जो पीरियोडिकल स्टेटमेंट आता है, या रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। तो जो भी इसको पेमेंट हो गया, इन्वॉइस हो गया। नेचुरली जो मैं पेमेंट करूँगा वो आफ्टर इन्वॉइस ही करूँगा, एक स्टेटमेंट जिसमें मुझे पता चलेगा कि हाँ 30 वाटर कैन्स सप्लाई करे गए हैं इस टाइम पे। तो ये तो था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर मैं अभी तक इस वीडियो बात करूँ तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता था। तो वो 3 पार्ट्स में देखा था, एक्चुअल इन्वॉइस की डेट, सेक्शन 31, देन रिसीट ऑफ पेमेंट। रिसीट ऑफ पेमेंट में भी फर्दर 2 पार्ट हो जाते थे, बुक्स में एंट्री एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना। तो स्टार्टिंग तो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा हुआ था, ठीक है। एंड देन फिर हमने देखा था वाउचर। वाउचर 2 पार्ट्स में देखे थे, आइडेंटिफाइबल होता है और नॉन आइडेंटिफाइबल होता था। आइडेंटिफाइबल है तो इशू करते टाइम ही, और नॉन आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वो रिडीम करने आएगा। देन एक्सेस पेमेंट देखा था, अप टू 1000 है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डेट ऑफ जिस इनवॉइस के रिगार्डिंग एक्सेस पेमेंट आया है उसी के टाइम ऑफ सप्लाई में एडजस्ट कर लो डेट, या फिर जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ है उसकी डेट ले लो। बट ये ऑप्शन कब तक था? जब तक 1000 रुपीज़ तक होता है। फिर कंटिन्यूस हमने पढ़ा, एंड अब आया नेक्स्ट टॉपिक, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर रिटर्न बेसिस। तो आई गेस अभी तक आपने ये तो सुना होगा कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स में, आई गेस कि ये जो अप्रूवल बेसिस होता है ये क्या होता है, और हमने भी आई थिंक अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होता है। अब मिस्टर ए है, वो मेरी शॉप पे आया, उसे कुछ गुड्स वगैरह पसंद आए और वो गुड्स ले गया। अब क्योंकि ये मेरा डेली कस्टमर है, आता रहता है सामान लेने, तो बात ये हुई, ये बोला कि सर मैं ना ये सामान लेके जा रहा हूँ, मैं पेरेंट्स वगैरह को दिखाऊंगा, अगर उनको पसंद आया तो मैं कल आके पेमेंट कर जाऊँगा, नहीं पसंद आया तो वापस कर दूँगा सामान। तो ये होता है, ये कॉमनली भी आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज़ है जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में होती है कि हम सामान लेने जाते हो, फिर हम बोलते हैं पेरेंट्स को एक बार दिखा देते हैं, घर पे दिखा देते हैं, उनको पसंद आया तो पेमेंट कर देंगे, नहीं पसंद आया तो हम वापस कर देंगे। यानी कि मैं कब बताऊंगा? मैं आफ्टर अप्रूवल। तो अगर अप्रूवल मिलता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, सामान वापस कर दूंगा आपको। पॉइंट ये है कि जब ये मेरी दुकान से सामान ले गया, जब ले गया था, रिमूवल हो गया है गुड्स का, अब अभी तो मेरी सेल ही नहीं हुई ना, अभी तो सेल ही नहीं हुई है मेरी। रीज़न बीइंग क्योंकि अप्रूवल थोड़ी आया है। वो क्या बोल के गया कि सर अप्रूवल आ जाएगा तब पेमेंट करूँगा, तो मैं अभी थोड़ी मान लूँगा मेरी सेल हो गई। मैं वेट कर रहा हूँ किस चीज़ का? उसके अप्रूवल का। या तो आके दे जाएगा सामान, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो जीएसटी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा क्योंकि सेल ही नहीं हुई। तो लॉ क्या बोलता है कि देखो इसका ना टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? जिस दिन आपको अप्रूवल आ जाए। तो डेट ऑफ अप्रूवल जो होगी वो बन जाएगी इसकी टाइम ऑफ सप्लाई, एंड देन फिर उसके नेक्स्ट मंथ 20 तक आप इस पे जीएसटी जो होगा वो आप जमा करा देना। अब ट्विस्ट इसमें ये है कि भाई कब तक वेट करोगे? कब तक वेट करोगे? 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, कितना वेट करना है? तो एक्ट बोलता है कि देखो भाई आप करते रहो वेट, आपको जितना वेट करना है आप करो, आपका मिस्टर ए पे जितना भरोसा है वो आप जानो। गवर्नमेंट बोलता है कि हम मैक्सिमम 6 मंथ्स का वेट करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है हम लोग 6 मंथ्स का वेट करेंगे, 6 महीने हो गए अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो हम एंड ऑफ 6 मंथ्स, जब ये 6 मंथ्स एक्सपायर होंगे हम उसे मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। फिर आपको उसके अगले महीने जमा कराना पड़ेगा इसके ऊपर, चाहे आप अपनी जेब से ही जमा कराओ। क्योंकि पॉइंट ये ना कि असली में क्या हो रहा होगा, वो बोलेगा असली में तुम क्या दिखाना चाहते हो कि सर मेरे को अप्रूवल ही नहीं आया, मैं तो वेट कर रहा हूँ, और पता चला उसने आपको कैश दिया हुआ है बट वो आप शो नहीं कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि सर अप्रूवल नहीं आया, मैं वेट करूँगा। तो गवर्नमेंट बोलते हैं 6 मंथ्स हो गए अब अप्रूवल नहीं आने वाला। भाई तुम्हारे करेंट जो नहीं है जो ये वापस आएंगे, 6 महीने हो गए अब कोई अप्रूवल नहीं आने वाला उसका, तो इसलिए 6 मंथ्स तक वेट करेंगे। उससे पहले अप्रूवल आ गया तो जिस दिन आया उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं अप्रूवल आया भूल जाओ, 6 मंथ्स के एंड में हम मान लेंगे उसको टाइम ऑफ सप्लाई, एंड उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना होगा, चाहे आप अपनी जेब से कराओ। तो ये फंडा था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का।
तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो वही कस्टमर शॉप है, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो सेल कब होता है, जब वो अप्रूव करेगा। तो मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन वो सामान ले गया था मेरी शॉप से, मैक्सिमम 6 महीने तक हम लोग वेट करेंगे। एक्सपायरी हो गई तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये अलग अलग जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पार्ट पे इस पे 4 से 5 नंबर का सवाल बन सकता है इजीली। तो इसलिए इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देन मूविंग ऑन, जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एक और पार्ट आया जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM बेसिस। तो RCM बेसिस समझना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कुछ लोगों ने तो शायद सुना होगा RCM बेसिस क्या होता है, रिवर्स चार्ज। तो एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये आपका सप्लायर है, तो सप्लायर रिसीवर को कुछ गुड्स देता है, रिसीवर जो है सप्लायर को पेमेंट करता है, एंड देन सप्लायर इन पे जो GST कंपोनेंट बनता है वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है, सप्लायर जाके पे कर देता है। और जैसे हम किसी कैफ़े या कहीं खाने जाते हैं तो हम जाके थोड़ी ना GST जमा कराते हैं, वो खुद जाके जो रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़े वाला हो गया, वो जाके जमा करा देता है उस पर। तो ये नॉर्मल केस है, यानी कि इसको बोला जाता है, ये है फॉरवर्ड चार्ज। एंड इसका ऑपोजिट मतलब ये आपका सप्लायर, भाई इसने आपको दिए गुड्स, ये रिसीवर ने करा पेमेंट। इस केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज के केस में, कि रिसीवर जो है वो जाके गवर्नमेंट को पे करता है, GST कंपोनेंट रिसीवर जाके पे कर रहा है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए बोला जाता है ये है आपका रिवर्स चार्ज। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि हमें सप्लायर पे भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता सप्लायर देगा नहीं देगा, या फिर सप्लायर से GST निकलवाना मुश्किल है, तो हम बोलते हैं कि यार रिसीवर तुम एक काम करो, तुम जब पेमेंट करोगे ना, देखो लेट अस से कि इनवॉइस में जो गुड्स की वैल्यू है 10,000 एंड उनमें जो GST कंपोनेंट है वो 2,000 है, तो टोटल पेमेंट है 12। अब अगर फॉरवर्ड चार्ज में बात करूं तो पहले क्या था, आप 12,000 इसको पे करते एंड देन ये GST कंपोनेंट 2,000 जमा करा देता गवर्नमेंट के पास एंड अपनी जेब में 10,000 रुपीज़ रखता। यहाँ पे भी देखोगे तो घूम के बात सेम ही पड़ रही है। अब रिसीवर जब सप्लायर को रिवर्स चार्ज में पे करेगा तो तुम इसको दो 10,000 एंड 2,000 आप खुद गवर्नमेंट को जमा करा दो। तो अभी भी क्या हुआ, 12,000 तो मेरी जेब से गए, सप्लायर को अपने मिल गए 10, गवर्नमेंट को अपने 2 मिल गए। तो ये फंडा होता है रिवर्स चार्ज का। आई होप इतना पार्ट समझ आया कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। अब हमें रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना है कि ये रिसीवर को कब तक जमा कराना है, जो GST का कंपोनेंट है ये 2,000 रुपीज़ है, ये रिसीवर को कब तक जमा कराना है गवर्नमेंट को, हमें ये पढ़ना है। रीज़न बीइंग, ध्यान से सुनना, यहाँ क्यों फ़र्क है भाई, अभी तक सप्लायर की लायबिलिटी होती थी GST जमा कराने की, तो आप पढ़ते थे रिसीट ऑफ पेमेंट। यहाँ रिसीवर की लायबिलिटी है, सप्लायर की नहीं है, तो यहाँ फंडा दूसरा लग जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि रिसीवर की लायबिलिटी है, सप्लायर की नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की होती है तो हमने अलग पढ़ा था, बट यहाँ रिसीवर की है, तो यहाँ फंडा थोड़ा डिफरेंट होगा। है ईजी, वही बेसिस है। तो अब एक बार वहाँ चलते हैं, नोट्स से समझते हैं क्या होता है। तो ये वही समझाया हुआ है मैंने, तो आप एक बार इसको भी बाद में रेफ़र कर सकते हो। वही एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया था, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, अब आया ये वाला पॉइंट समझने वाला, कब होगा। तो यहाँ पे भी अर्लीस्ट है, तो यहाँ पे अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ क्या, जिस दिन आपको गुड्स मिल गए। तो यहाँ ध्यान से सोचना, हम रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो रिसीवर जिसको गुड्स मिला है, तो जब आपको गुड्स मिल गए तब रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर
अभी मैं इस साइड चलता हूँ डायरेक्ट लास्ट पॉइंट के ऊपर, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीवर। तो आपने जब इसको पे करा है तब। अब ध्यान देखना, ध्यान से सोचो, याद है जब रिसीट ऑफ पेमेंट में बात करी थी तो दो चीज़ें होती थी, बुक्स में एंट्री और क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी सेम है कि पेमेंट के केस में, बट पेमेंट के केस में क्या होगा, डेबिटेड इन बैंक अकाउंट हो जाएगा। बुक्स में तो सेम रहेगा एंट्री का सिस्टम, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री या फिर डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट, इनमें से क्या, विच एवर इज अर्लियर। और वो तो इन एनी केस अर्लीस्ट तो वैसे ही था जैसे ऊपर था। तो यहाँ पे वो फंडा सेम है, बस एग्जैक्टली मिरर इमेज आ रही है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है कि रिसीट ऑफ गुड्स, कब मेरे को गुड्स मिले या मैंने कब उसकी पेमेंट करी, उसमें से जो भी पहले हो जाए। अब समझते हैं ये वाला पॉइंट, बीच वाला, क्योंकि ये नया पॉइंट है, बाकी दोनों सेम है, मिरर चल रहा है। अब देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अभी तक बोला कि देखो रिसीवर, जब तुम इसको पे करोगे, जब तुम इसको ये 10,000 रुपीज़ पे करोगे, तब हाथ के हाथ हमारा 2,000 रुपीज़ हमें पे कर देना। तभी बोलता है डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीवर, कि जब आप उसको पे करोगे हमें भी पे कर देना। अब पॉइंट ये है, सोच के देखो मैंने क्या गड़बड़ करी। मैंने ना सप्लायर को बोला, यार ये ना 10,000 जो तुम्हारे हैं ना, ये मैं तुमको कैश में कर देता हूँ पेमेंट, मैं कैश में कर देता हूँ, मैं कहीं शो ही नहीं करता कि मैंने तुम्हें पेमेंट करा है। अब जब मैंने तुम्हें पेमेंट करा ही नहीं है, 10,000 का कोई पेमेंट नहीं करा, तो गवर्नमेंट को कुछ जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या बोलना है कि जब आप सप्लायर को करोगे हमें भी साथ में कर देना। अब मैं तो उसी को नहीं करी तो मैं गवर्नमेंट को कहाँ से पेमेंट करूँगा। इसलिए सरकार क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोली कि देखो हम 30 डेज़ वेट करेंगे, 30 डेज़ वेट करेंगे फ्रॉम इनवॉइस डेट। उसने इनवॉइस दे दिया है आपको, 30 डेज़ हो गए, आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं करा। ठीक है, वो आपके टर्म्स होंगे, जो भी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट करने का नहीं करने का, या क्या डेट है 31st डे, यानी कि द डे इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी कि 31st डे हम मान लेंगे इसको आपका टाइम ऑफ सप्लाई। उससे पहले पेमेंट कर दिया बढ़िया है, बट नहीं करा है तो 31st डे को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको क्या कितने दिन का टाइम दे रहा है, वैसे 30 डेज का, 31st डे मान लेगा। तो वो ये यहाँ पे पॉइंट था। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी इसके ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि 31st डे। तो जिस दिन आपको गुड्स मिले हैं, जिस दिन आपने उनको के लिए पेमेंट करा है, और अगर नहीं करा और कितने दिन एक्सपायर हो गए 30 डे, यानी कि 31st डे को फिर हम क्या मान लेंगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है रिवर्स चार्ज के केस में। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था फॉरवर्ड चार्ज में, यहाँ रिसीवर के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ इसलिए उसकी डेट ऑफ पेमेंट आई हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसके थ्रू और बेटर समझ आ जाए। तो क्या बोल रहा है, रिसीट ऑफ गुड्स कब हुई है, 12 Jan 2018 को गुड्स आ गए हैं मेरे पास। पेमेंट मैंने बुक्स में कब करी है, 20th Feb को। अच्छा, तो यानी कि 12th Jan एंड देन 20th Feb। पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट कब हुई है, 21st Feb को। ठीक है, नेक्स्ट डे डेबिट हो गई है। एंड इन इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू हुआ है, 10th Jan को। तो 10th Jan को इनवॉइस भी इशू हो गया है। अब ध्यान से देखो, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि 30 डेज़ का वेट करेंगे, तो 10th Jan है, 30 डेज़ निकल गए और आपने अभी तक पेमेंट नहीं करा, और आपने पेमेंट उसका कब कर रहे हो आप, 20th या 20 विच एवर इज अर्लियर, तो 20th Feb को, यानी कि हो जाना चाहिए था कहीं ना कहीं 10th Jan तक, और आपने क्या किया है 20th Feb को कर रहे हो, लेट हो गए हो आप। तो अब वही फॉर्मेट में पुट करके देखते हैं, गुड्स रिसीव कब हुए, 12th Jan को, 31st डे यानी कि 10th
फेब, तो 10th ऑफ फेब हो गए, 31 डेज हो जानी चाहिए थी। पेमेंट हुआ कब है? 20th फेब, 21st, एंड ऑब्वियसली विच एवर इज अर्लीस्ट, तो वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, वो हमारा बन जाएगा 12th ऑफ Jan 2018। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसीट गुड्स कब आया आपके पास, 30 डेज हो गए कि नहीं हुए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एंड पेमेंट की डेट क्या है। इन तीनों में से जो सबसे पहले हो गया हम उसी मान लेंगे वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। अगले महीने की 20 तारीख तक उसे जमा करा दो। तो ये जो पूरा पार्ट था ये था आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको अच्छे से वीडियो के बाद एक बार जो नोट्स हैं उनको गो थ्रू करके अच्छे से समझना, मेक श्योर कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो। रीज़न बीइंग क्योंकि जब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 80-85% कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, थोड़ा सा फ़र्क हो जाए क्योंकि ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज के नेचर में फ़र्क होता है, अदरवाइज 80-85% का बेस यही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।